नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा, जयपुर। आज हम भारतीय संसद के गठन एवं उसकी संरचना के बारे में विचार विमर्श करेंगे, जो कि बीए पार्ट सेकंड की पुस्तक भारतीय शासन एवं राजनीति का टॉपिक है। ये भारतीय संसद का चित्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के लिए उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति एवं 2 सदनों से मिलकर बनेगी और इन सदनों के नाम होंगे राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन एवं द्वितीय सदन के नाम से पुकारते हैं, वहीं लोकसभा को निम्न सदन एवं प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का भाग वैसे ही है जैसे कि सम्राट इंग्लैंड की संसद के हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः संसद की कार्रवाई एवं गतिविधियों में भाग नहीं लेते, लेकिन संसद में आरंभिक अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं और इसी प्रयोजन से वो संसद में बैठते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकते। कोई विधेयक जब दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और विधेयक पर अनुमति मिल जाने के बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और वे सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में पारंगत होते हैं, जिनका राष्ट्र को विशेष योगदान होता है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों के और संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। अर्थात जिस राज्य को राज्यसभा में जितनी सीटें आवंटित है, उन सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद कानून बनाकर निश्चित करें। इस प्रकार राज्यसभा में परिसंघ की इकाइयों के प्रतिनिधि होते हैं। इससे उसका परिसंघीय स्वरूप प्रतिपादित होता है। अर्थात राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है और जिस प्रकार भारतीय संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उससे भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप हमें दिखाई देता है। फिर भी इसे अमेरिका के द्वितीय सदन के गठन में प्रयुक्त राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया गया है। अर्थात जिस प्रकार अमेरिका में सीनेट के लिए सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो व्यवस्था भारत में नहीं है। भारत में राज्यों को राज्यसभा के लिए समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। भारत में जनसंख्या के अनुसार राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 1 से 34 तक निश्चित है। अब देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा स्थायी निकाय है, अर्थात राज्यसभा का कभी भी गठन नहीं होता। इसके सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार होता है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है। एक राज्यसभा का के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। अब लोकसभा के बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही लोकसभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530
सदस्यों का निर्वाचन राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। साथ ही संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं होंगे एवं अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, उसके सदस्य निर्वाचित नहीं हुए, तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अब लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा के निर्वाचन के निर्मित राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात लोकसभा में जितनी सीटें हैं तो संपूर्ण भारत को उतने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है या जिसे अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा गया है, ऐसे सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मत देने का अधिकार होता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण नहीं है। इस प्रकार संसद के अधिकांश सदस्य जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जो संसद विधि द्वारा विहित करे। इस शक्ति के अनुसरण में संसद ने यह अधिनियमित किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। स्थानों का आवंटन लोकसभा के लिए निर्वाचन प्रत्यक्ष है, इसलिए यह अपेक्षित है कि भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसे निर्वाचनों के लिए उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। अनुच्छेद 51 में 2 बातों में प्रतिनिधित्व की समानता है। पहली, भिन्न भिन्न राज्यों के बीच, और दूसरी, एक ही राज्य के विभिन्न राज्य क्षेत्रों के बीच। जैसे पहला, प्रत्येक राज्य में लोकसभा में आवंटित स्थानों की संख्या ऐसी होगी कि उस राज्य से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती है। और दूसरा, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। अर्थात हर जनगणना के पश्चात लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा ताकि समस्त राज्यों को जनसंख्या के अनुरूप स्थान आवंटित हो सके। परंतु ऐसे पुनः समायोजन के लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है। परंतु ऐसे पुनः समायोजन का प्रभाव उस तारीख से होगा जिसको राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है। परंतु यह और भी कि जब तक सन 1926 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक यह आवश्यक नहीं होगा कि सन 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया गया राज्य को लोकसभा के स्थानों का आवंटन, और दूसरा 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा सकने वाला प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन इस अनुच्छेद के अधीन पुनः समायोजित किया जाए। अर्थात 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंध के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य निवृत्त हो जाएंगे। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इस आधार पर होता है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। इसका यह अर्थ हुआ कि हर दूसरे वर्ष के प्रारंभ पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होगा और कोई व्यक्ति राज्यसभा का 6 वर्ष तक सदस्य रह सकता है।
राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति का क्रम राज्यसभा आदेश 1952 द्वारा शासित होता है। इस आदेश को राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाया है। वहीं लोकसभा का सामान्य जीवन 5 वर्ष का है, किंतु राष्ट्रपति इसे इसके पूर्व भी विघटित कर सकते हैं। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होता है। इस संबंध में अनुच्छेद 83 के उपबंध 2 में इस प्रकार किया गया है कि लोकसभा यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक वो कार्य बनी रहेगी, अर्थात उसका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा के विघटन के रूप में सामने आता है। परंतु उस अवधि को जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा इस अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और उद्घोषणा के आपात की जो उद्घोषणा है, अगर वो जारी नहीं रहती है तो संसद का कार्यकाल किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा, नहीं बढ़ाया जा सकता। इस प्रकार संविधान ने आपात की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपनी अवधि को बढ़ाने की शक्ति को परिसीमित किया है। यह विस्तार एक बार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि संसद के एक ही अधिनियम द्वारा यह अवधि बढ़ाई जा सकती है और किसी भी दशा में आपात की उद्घोषणा के लागू नहीं रहने के पश्चात यह अवधि 6 मास के आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि आपात स्थिति 1 वर्ष से आगे बनी रहती है तो संसद का जीवनकाल फिर से एक अन्य अधिनियम द्वारा 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अब संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या है? कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, वह राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो और लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तीसरी उसके लिए जो योग्यताएं है वो उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं है जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निर्मित विहित की जाए। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन संसदीय सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताएं विहित की है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा जब तक वह राज्य में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है। अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसे किसी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तभी होगा जब वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है। अब संसद के सदस्यों के लिए अयोग्यताएं क्या है? अनुच्छेद 102 के अधीन कोई व्यक्ति संसद के किसी सदस्य का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि पहला, वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। अर्थात अगर कोई सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का कोई व्यक्ति सदस्य है, उसके साथ साथ उसने कोई लाभ का पद धारण कर रखा है तो वो दोनों सदनों की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। दूसरी अयोग्यता यह है कि यदि वह विकृत है, अर्थात मानसिक स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्वान है। तीसरा, यदि वह उन्मुक्त दिवालिया है, अर्थात उसे दिवालिया घोषित कर रखा है। चौथा, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है। और पांचवी योग्यता यह है कि यदि वह संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरस्त होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरस्त हो जाता है, अर्थात दल बदल कानून के उल्लंघन के आधार पर भी किसी सदस्य की योग्यता किसी सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है। अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी अयोग्यता किसी व्यक्ति में विद्वान होने पर वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार कोई भी अयोग्यता विद्वान होने पर वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 8 से लेकर 10 तक कुछ ऐसी
अन्य अयोग्यताएं भी है जो किसी व्यक्ति की संसद या राज्य के विधानमंडल में सदस्यता के लिए बाधक होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(2) सिद्धि पर आधारित निर्हिता के बारे में बताती है। नमस्कार।